नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चिन्हट में आए हुए हैं, जहां चिन्हट के मंडल अध्यक्ष श्री कमल पांडे जी हैं। और जो चुनाव का इस समय पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो लोग हर पार्टी के नेता मंत्री अपने अपने दमखस के साथ चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। तो आज हम बातचीत के लिए माननीय अध्यक्ष जी के यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो सर अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मंडल अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक पन्ना प्रमुख से लेकर के स्वयं तक को इतना कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ सहते हुए, सबको देखते हुए वो जिम्मेदारी को निभानी पड़ती है। और वो सारी जिम्मेदारियां को निभा करके आपने यहाँ पे बहुत वर्षों के बाद यहाँ पे कमल को खिलाया है। तो सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो इस समय मंडल में आप चुनावी रणनीति जो बना करके और यहाँ पे कमल खिलाए हैं, तो इससे पहले की राजनीति कैसी यहाँ पे थी, राजनीति की दशा कैसी थी, उन परिस्थितियों कैसे आप झेले, लोगों को किस तरह से कन्वर्शन किए, लोगों को किस तरह से विचारों से अपने विचारों को मिलाए और यहाँ पे विजयी हुए? बहुत ही एक आपका अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर जो मैं चिन्हट अगर मंडल की केवल बात करूँ तो यहाँ पर एक समय ऐसी स्थितियाँ थीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा लेकर के चलने वाला नेतृत्व नहीं था जी। आज यहाँ पर पार्षद अरुण राय जी हैं जी, जिन्होंने एक यहाँ पर शुरुआत करी जी, और शुरुआत करके इन्होंने दिशा दिखाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेस तैयार किया। जी, पहले यहाँ पर वही नेता हुआ करते थे, लेकिन इतनी गंभीरता से नेतागिरी नहीं होती थी। लोग जैसे पुराने समय में काम हुआ करता था, पट्टियाँ बांधना, बैनर पोस्टर चिपकाना, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर दशा बहुत अच्छी नहीं थी। गोमती यादव जी हमारे विधायक हुए, 2 बार हुए, हम हारते जीतते रहे, इस तरीके से चलता रहा। लेकिन अरुण राय जी जब से आए, उन्होंने संगठन को काफ़ी मजबूत किया और उनके नाते मुझे भी संगठन में जो काम करने को मिल रहा, अवसर मिल रहा है, तो मैं थोड़ा आसान तरीके से उसको निभा पा रहा हूं। और यहाँ पर एक अच्छा आधार तैयार हो चुका है, या ऐसा आधार तैयार हो चुका है कि हम तीसरी बार यहाँ पर पार्षद का लगातार चुनाव जीते हैं, जबकि उससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का चुनाव नहीं जीता था। एमएलए ज़रूर हमारे हो जाते थे, लेकिन एक बेस जो अपना ज़मीन है, ज़मीन पर जो है स्थितियाँ यहाँ पर हमारे अनुकूल नहीं थी। लेकिन आज उनके कारण ही, उनके अथक परिश्रम की वजह से थोड़ा मैं कह सकता हूँ काम करने में मुझे आसानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य के मोड में रहता है, चुनाव के मोड में रहता है। शीर्ष नेतृत्व सभी की समीक्षा करता है, सबको देखता है कि कौन लड़का कैसा काम कर रहा है, मतलब कौन कार्यकर्ता कैसा कार्य कर रहा है। उसके लिए उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं। मुझे दोबारा मंडल अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है इस चिन्हट मंडल से ही। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेस तैयार हो गया है और आने वाले दिनों में इस बार हम और मजबूती के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ इस मंडल में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अपने माननीय मंत्री जी को जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। सर इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हर पार्टियां, जो अन्य पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी की है, भाजपा की है, तो दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो जारी हुआ और इस समय देश में तरह तरह के लोगों का बयान आ रहा है। तो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत वायरल हो रहा है कि फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के द्वारा बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि देश में जो राजनीति चल रही थी, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चल रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है। तो पुनः प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। उनका हमेशा से नारा रहा सबका साथ सबका विकास। इसी मंत्र के सहारे और सबका विश्वास, इसी मंत्र के सहारे उन्होंने 10 साल सरकार चलाई है। और जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम वर्ग पर ही आवाज़ उठा रहे हैं, जो ये बातें आ रही हैं, सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा अगर किसी को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का हुआ है तो मुस्लिम वर्ग को ही हुआ है। इसका कारण ये है क्योंकि इनके सबके बच्चे ज़्यादा होते थे
गरीबी ज़्यादा होती थी। जी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न रहा उससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिला। आज ये भूख से मरने की स्थिति में नहीं है। आज की तारीख में इनका अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पैरों पर खड़े हैं। पहली बार देश में हुआ जब आप देखेंगे कि कहीं पर जैसे कि सब्जी वाले ये सब ज़्यादा कार्य जो ही मुस्लिम वर्ग ही करता है, जो छोटे फुटपाथ वाले काम है ज़्यादातर वही करता है। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार भारत देश में उतारने के लिए काम किया जाए। इनके लिए निकाय स्तर पर 10-10 हज़ार रुपये का लोन देने का काम किया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी ये राजनीति ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम का इंतजार वो ये बात करती है? कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा नीयत एकदम साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी नहीं तो सर, फिर तो बीच में बात एक और आ रही है कि नहीं, ये मंगलसूत्र की भी घटना बहुत चल रही है, बहुत जोरों शोर पे। ये जो घटना चल रही है ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। ये इसके नाते बात आती है। देखिए सैम पित्रोदा का बयान पीछे से उठाइए, पढ़िए, देखिए, समझिए। जो उन्होंने कहा है, जब इंदिरा गांधी जी जो एक्सपायर हुई थी, बहुत सारी जायदाद थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उस समय ये कानून हुआ करता था कि जो लैंड होती थी किसी के पास ज़्यादा, जब कोई पैतृक संपत्ति का उसका कुछ हिस्सा टैक्स देना पड़ता था, ये सरकार के अंदर अधीन हो जाती थी। उसको उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ख़त्म किया। जी अब आज उनको कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्यों कहा कि जो है ये इस पर टैक्स लगाया जाए, या दूसरी बात कि हम जो ये सब जितना इनके पास ज़्यादा सोना है, इनके तन पर ज़्यादा सोना है, हम एक निश्चित अवधि में रखेंगे, सबके पैसे की स्क्रीनिंग करेंगे और जो है हम इनको जो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे। ये कोई बयान, देखिए गलत बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ ही काम कर रही है। ये ध्रुवीकरण जो फैलाने का काम है वो कांग्रेस कर रही है। सर, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लल्लू सिंह जी, उनका बयान आता है कि अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसी क्या बात है? देखिए उनका बयान अपना निजी बयान हो सकता है, मुझे नहीं लगता है पार्टी का बयान है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि संविधान को छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है जी। और संविधान इतना व्यापक, इतना अच्छा माननीय अपने डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बना, जो बना एक ऐसा संविधान बना जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, हस्तलिखित संविधान, और संविधान को माननीय प्रधानमंत्री ने जोड़ने का काम किया है। जहाँ जहाँ पर त्रुटियाँ थीं, कानून बदलने की आवश्यकता थी। देखिए जैसे कि अपने पुलिस के कानून थे, गुलामी का दौर चल रहा था, तो क्या कानून जो थे वो सिर्फ जो है हम लोग सज़ा देने के कानून थे, उनको बदलने का काम इसीलिए किया गया है। तो हम कभी संविधान बदलने नहीं जा रहे हैं, हम संविधान जोड़ने की बात करते हैं और एक राष्ट्र की बात करते हैं। ये सब जो कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, इनकी सबकी गंदी नीतियों के कारण देश जिस तरह से रसातल में गया, उससे निकाल करके बाहर अपने जैसे जिस प्रकार से माननीय मोदी जी लेकर के आए हैं वो काबिल तारीफ़ है। सारे जनता में उनके नाम की एक धमक है और जिस प्रकार से उन्होंने अपने देश को विश्व के पटल पर रखा है, मानस पटल, लोगों के मानस में, मन में माननीय मोदी जी की अपनी एक छवि बन गई है। यह लोगों के लिए कल्पना मात्र है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक बार चाणक्य प्रधानमंत्री बने थे, ठीक उसी प्रकार से हजारों साल के बाद में अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री भारत में बना है, मैं तो खैर उनको युग पुरुष कहता हूँ, मैं ट्विटर पे भी लिखता हूँ तो मैं उनको युग पुरुष ही लिखता हूँ। ऐसा कोई दूसरा बीच में कोई नेता पैदा नहीं हुआ, एक क्रांतिकारी नेता पैदा हुए, ठीक है, जेपी जी हुए, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका रही, लेकिन जनमानस के पटल पर जो छवि बनाई है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को सभी प्रेम करते हैं क्योंकि माननीय जी की नीतियों का, एक छोटी छोटी नीतियों का लाभ आम जन को मिला है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने शौचालय के बारे में सोचा है। कभी इतने साल, 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, कभी सिवाय अपनी जेब भरने के अलावा कभी कोई काम किया? मुझे बताइए जरा आप। उनके सबके घर बनते चले गए, उनके यहाँ कोई पीतल बेचने वाला अरबपति संपत्ति हो गया, उससे कभी कोई नहीं पूछता है। और यहाँ हमारे जैसे लोग जो अपने भारत देश के जो उद्यमी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उठाया जाता है। क्या कभी उद्योगों के बगैर कभी कोई सरकारें चल पाई हैं? आप बता दीजिए। जी, तो भारतीय जनता पार्टी पे भी तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनको ही मजबूत कर रहे हैं, गरीब लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते? अरे गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आम आदमी को राशन मिल रहा है। एक गांव में कोरोना जैसी बीमारी आ गई,
कोरोना जैसी बीमारी में कहीं देखिए मृत्यु बहुत सारी हुई। जी। पहली बार वैक्सीन लाने का काम किया, अपने आप बनाई। आज तक पोलियो का इलाज आज तक कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया, वैक्सीन नहीं बना पाए। ये माननीय मोदी जी का विज़न था और कहीं कोई भूख से ना मरे ऐसी उन्होंने पूरी समुचित व्यवस्था की जो आज तक लागू है, जबकि अब तक ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उनका ये स्पष्ट मानना है कि भारत देश की बहुत सारी जनसंख्या अभी गरीबी के स्तर पर रहती है, तो उसको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए जिससे कि उसका स्तर बढ़ सके, उनके बच्चे भी ऊपर पढ़ करके IAS PCS बन सके, देश का भाग्य बदल सके। ये उनकी नीतियाँ हैं। जी। तो इस समय देश में एक बेरोजगारी का बहुत मुद्दा उठ रहा है चुनाव में, कि देश में बेरोजगारी बहुत काफ़ी बढ़ गया है, जबकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये जनता के द्वारा आता है कि नहीं, हर साल प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे। तो 2 करोड़ नौकरी के जो सर्वे है उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नौकरी एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जी। इतना व्यक्ति, इतनी जनसंख्या है जी। और सब पढ़ करके निकल रही है, और नौकरी देना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर हम प्रोडक्टिव बने, नौकरी देने वाले बने, जो माननीय मोदी जी की सोच है। और एक बात ये भी समझिए, सबसे ज़्यादा नौकरी अगर मिली हैं तो इस सरकार में ही 10 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरी मिली हैं। तो किस आधार पर जो लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं या लोगों की नौकरियां चली गई हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि मेक इन इंडिया जैसे इस तरीके का काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए गए, MSME सेक्टर से कितना ज़्यादा लोन मिला, सब अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अब विपक्ष अपने आप सवाल उठा करके उनमें सवाल बनाया करता है सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, बट सरकार ने नौकरी के सेक्टर में ईमानदारी से पहली बार नौकरियां मिली हैं। नहीं तो 2-2, 4-4, 6-6 लाख घूस दे करके नौकरियां मिला करती थी। यहाँ इसका ये दौर समाप्त हुआ बेईमानी भ्रष्टाचारी का। तो नौकरियां लोगों को मिली हैं और लोगों को रोज़गार भी मिला है। ये उनके खाली कोरी बकवास है, विपक्ष की कोई चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरियां मिली हैं। तो सर, अभी तो जैसे 80 करोड़ गरीब जनता को हर तरह के सुविधाएं दी गई, जैसे गैस हो, राशन हो, सारी व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन इंडिया टुडे के ताज़ा सर्वे के अनुसार सर, अभी 70 करोड़ जो भारत की आबादी है, उनकी औसत आय सर अभी प्रतिदिन 100 रुपया के दर से है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये इंटरव्यू पढ़ा नहीं है जी। बहुत सारे सर्वे निकला करते हैं, ये कोई हैप्पीनेस इंडेक्स निकला करता है, सब अपना सर्वे कराया करते हैं। सर्वे का अपना एक तरीका होता है कि 100 लोगों में पहुंच गए, एक आदमी ने क्या कह दिया, उसके सर्वे के आधार पर बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में चहुओर विकास की गंगा बह रही है, नौकरियां दी जा रही हैं और उद्योग बनाए जा रहे हैं जिससे कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो ये सब खाली कोरी बकवास है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। आप मान करके चलिए कि माननीय मोदी जी ने जो कहा है, सबका साथ सबका विश्वास, इसी के तहत वो कार्य कर रहे हैं और सबको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, उन्होंने कहा है कि मेरे 2 टर्म हुए हैं, ठीक है ना, तो दोनों टर्म 14 एक 19। इस बार उन्होंने कहा मोदी की गारंटी शब्द उन्होंने इसीलिए दिया है कि हम सभी के जीवन के स्तर में परिवर्तन आएगा। जी। जिस प्रकार से 10 सालों में राष्ट्र का परिवर्तन हुआ है, राष्ट्र के लोगों की जो विदेशों में छवि थी, मानसिकता थी, जो थी, वो लोगों में बदली है, सब चीज़ें बदली हैं। जी। और हम सभी को आभास होता है कि कहीं ना कहीं चेंज है। चाहे आप देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति, कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति अपने प्रोटोकॉल तोड़ करके उनके पैर छू लेता है, बाइडेन जैसे लोग जो कि मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जो पीठ पर हाथ रख करके कहता है मिस्टर मोदी आई एम हियर। तो इस सब तरीके की चीज़ें रही हैं, अपने भारत का मान बढ़ा है। और ये जो आने वाला 5 साल है, इन 5 सालों में निश्चित ही भारत की दिशा दशा बदल जाएगी। जब आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो उसमें सभी के पास लगभग नौकरियां होंगी, सभी के पास आवास होंगे, सभी के मतलब लोग पूरी तरीके से एक जिस प्रकार से एक राष्ट्र होना चाहिए, विकसित राष्ट्र, उस दिशा में हमारा कदम बढ़ जाएगा, जो माननीय मोदी ने 2047 विजन रखा है। मेरा तो मानना है जिस प्रकार से व्यवस्था बढ़ रही है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं। देखिए, बात हम कहने को कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट रूप में देखा जाए, जो तैयारियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से 3री विश्व की अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। लेकिन हमने भी घोषणा नहीं की है, क्योंकि इन सब चीज़ों में घोषणा करना इतना जल्दबाजी हो सकती है। भाई देखिए, मेरा कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, उसके आधार पर जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, और आप मान करके चलिए कि हम भारत की 3री अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब कोई 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा विश्व की, क्या सामान्य स्तर में परिवर्तन नहीं आएगा?
लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आमूल चूल परिवर्तन आएगा। तो सर तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। देखिए, जब राष्ट्र बढ़ता है तो महंगाई जैसे थोड़े मुद्दे छोड़ने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि महंगाई सब चीज़ों में बढ़ गई, महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास भी किया जाता है। अब महंगाई को मापने का तरीका क्या होता है, आप 10 साल 20 साल पीछे से महंगाई आप मापने लग जाते हो। आप आज की तारीख में इनकम नहीं देखते हो, आपकी इनकम बढ़ गई है, आप देखिए जीएसटी कितना जमा होता था, आप कितना जीएसटी जमा हो रहा है, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। लेकिन आपके जो मापक जो तंत्र बने हैं, मापते आप 10 साल 20 साल पीछे से हो महंगाई वगैरह को। आप आज की इनकम देखिए, इनकम के हिसाब से मुझे बताइए कहाँ से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। सब पर सरकार ने अपना कंट्रोल कर दिया। काला बाजारी नहीं हो रही है, जब काला बाजारी रुकेगी तो अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। देखिए कभी कभी हो जाता है, कोई सीजन आया टमाटर नहीं हो पाया, कहीं से आ रहा है, तो इस तरीके से महंगाई लोग जो बिचवाले दलाल होते हैं ये लोग बढ़ा लेते हैं, तो इनकी वजह से बढ़ जाती है। दिनचर्या की जो महंगाई है वो तो अलग बात है सब्जी वगैरह की, लेकिन जैसे गैस सिलेंडर हुआ, गैस सिलेंडर कहाँ से महंगा हुआ मुझे बताइए। ये तो अन्य पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार में 400 था, 350 था, 450 था, आज 1000 415 साल पहले की आप बात कर रहे हो। 15 साल पहले की रुपए की वैल्यूएशन देखिए, आज के रुपए की वैल्यूएशन देखिए, और उसके बाद हम जिनको हम कितना मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं गरीबों को, आप ये देखिए। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, उस समय भी कीमत सिलेंडर की इससे ज़्यादा थी, लेकिन सब्सिडी दी जाती थी। ये सब्सिडी लोगों ने अपने आप छोड़ दी, लोगों ने अपने आप छोड़ी। हाँ। जब छोड़ी है ना, तो ये काहे की महंगाई, तो सभी राष्ट्र के लिए जो आम जन है वो राष्ट्र के लिए लगा है, मेहनत कर रहा है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। ये सिर्फ देखिए विपक्ष जो है कभी चाहता ही नहीं है कि भारत देश कहीं विकसित राष्ट्र बन जाए। ये सब जिस प्रकार से 60 साल इन्होंने शासन किया है, ये केवल अपनी तरफ से केवल ये कुरीतियों फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी के पास आसानी से सब चीज़ उपलब्ध हो जा रही हैं, और सभी लोग सिलेंडर आज की तारीख में मुझे बताइए कहीं पर चूल्हे नज़र आते हैं? इतनी महंगाई नज़र आती है, क्या चूल्हे नज़र आते हैं आपको? चूल्हे हैं ना, गैस जल रही है ना, जब फ्री देने की बात आती है तो फ्री भी दिया जाता है। तो सब तरीके सरकार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा इन 5 सालों में बहुत सा बदलाव आएगा। सर कुछ भाजपा के वैसे मंत्री हैं, नेता हैं, जैसे बिहार के गिरिराज सिंह का बयान जारी हुआ था। उन्होंने एक भाषण में कह दिया था कि नहीं, जो पाकिस्तानी हैं देशद्रोही हैं, भले हम चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हम लोग हार जाएंगे, लेकिन आप उनके यहाँ वोट मांगने मत जाना। देखिए बहुत बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, तो उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे जैसे मंडल अध्यक्ष के बस का नहीं है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कह दी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर मुझे ट्रस्ट करना है। तो सर आप मंडल के अध्यक्ष हैं, आप भले कह रहे हैं कि नहीं मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मेरा एक एक कार्यकर्ता खुद प्रधानमंत्री है। तो मैं खुद प्रधानमंत्री हूँ, तो मोदी की गारंटी है, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं ये गारंटी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होएगा। सभी लोग आम जनमानस जैसे रहते थे वैसे रहेंगे, सभी रह रहे हैं, सभी शांतिपूर्वक रह रहे हैं। दंगे फसाद कहीं हुआ करते थे, अब कहीं कुछ नहीं होते हैं। देखिए कहने को बातें हैं, बहुत सारे लोग कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं निकालना चाहिए। देखिए हमारा चिन्हट आप ले लो, बहुत छोटा सा कस्बा मेरा है जी, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग मिल करके हमारे पार्षद को वोट देता है, जीत करके वो आता है। एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना है ना, ये लोग अब देखिए, अब मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सबको समझ में आ चुका है कि जातिवाद की राजनीति, जो पंथ धर्म की राजनीति, देखिए धर्म वाली बात जो होती है ना, हमेशा पंथ की बात होनी चाहिए, बट धर्म की बात होती है। ये सब बातें बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अब इन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। जनता भी जागरूक हो चुकी है, जनता को मालूम है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही इस राष्ट्र का भला है। जब राष्ट्र हमारा विकसित राष्ट्र होएगा, बहुत सी चीज़ें जो छोटी मोटी छूट जाती हैं वो बेमानी हो जाती हैं, और जब हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र होएगा, सभी लोग सुख से रहेंगे, सभी लोग ऐश्वर्य के साथ रहेंगे, और हमारा राष्ट्र इन्हीं हिंदू मुस्लिम जितने भी सब भाई सिख ईसाई जितने भी जैसे है, सभी के साथ प्रेम के साथ हमारा राष्ट्र का जो उदय होएगा, और खूब अच्छा राष्ट्र हमारा होएगा, सारे जहाँ से अच्छा भारत देश हमारा। इसी भावना के साथ हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। जी सर, आजमगढ़ के सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ जी, उनका बयान आता है कि नहीं मोदी जी ने जनसंख्या नहीं बढ़ाया, बच्चे नहीं पैदा किए, योगी जी ने जनसंख्या नहीं बढ़ाया, बच्चे नहीं पैदा किए हैं, बेरोजगारी तो आप लोग पैदा कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ा करके। देखिए चुनाव के दरमियान कहीं जो कोई बात होती, चर्चा होती, हो सकता है हमारा आपका इंटरव्यू हुआ हो, कुछ बातें मुझसे गलत निकल गई हों, या कहीं पर पब्लिक रैली होती है, भीड़ उत्साह लोग देखते हैं, वहाँ पर मुंह से निकल जाता है, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं रहती है। देखिए ये भावना तब रिट्रीट होती है जब वहाँ के कोई लोकल नेता कहीं इस तरीके से कोई बातें किया करते हैं
जब करते हैं जब बातें, तो उसी की रिटेलिएशन में इस तरह की बातें निकल करके आ जाती हैं। देखिए सबके कान में पहुंचती हैं बातें ना, कोई समाज में बात होती है कान में पहुंचती है, जब वहाँ लोग इस तरह की बात करेंगे तो हो सकता है कहीं मुंह से निकल गई हो बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बस केवल एक मूल मंत्र याद रखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी के तहत ही कार्य हो रहा है और कार्य होएगा। सर, जो राहुल गांधी ने कहा है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त कर देंगे, जैसे पहले था वैसे स्थिति रहेगी, तो इस अग्निवीर योजना पे युवाओं को क्या कहना चाहिए? भैया महाधिराज राहुल गांधी जी। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है कि जिस तरह से यहाँ पे पार्षद का चुनाव हुआ, विजयी प्राप्त किए आप लगातार 3 बार से, और यहाँ जो चिन्हट की जो जनता है, जो इतना प्यार आशीर्वाद आपको मिला है, क्या लोकसभा में इतना कायम रखेंगे आप? अरे निश्चित ही, मेरे पास 3 वार्ड हैं और तीनों वार्ड में हम लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, और इस बार तो हमने शहीद भगत सिंह वार्ड का भी जो पार्षद चुनाव वो भी हमने जीत लिया है। और जहाँ पर कहीं हमारी त्रुटि रह जाती थी ना, इस बार हमारी पूरी तैयारी है, हमारा पार्षद भी वहाँ पर भी हो गया है। इस बार हम सारे बूथों को जीतकर, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि 370 प्लस वोट हमें हर बूथ पर चाहिए, इतने वोट बढ़ा करके हम अपने मंडल से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। और मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जो 400 प्लस की बात करते हैं जी, तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा बना कि अब की बार 400 पार। मैं इसके बारे में आज दिन भर से मेरे दिमाग में चल रहा था, तो आपके सामने चलिए मैं एक बात इस बारे में बोल देता हूँ जी। जो मेरी अपनी इच्छा है। देखिए 400 प्लस उन्होंने कहा है राष्ट्र को बनाने के लिए जी। और मेरा तो मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी, वो 10 वर्षों से लगातार 24x7 कम से कम 18 से 20 घंटे रोज़ काम करते हैं। विदेशों में जाते हैं, होटल में रुकते हैं, अपनी जहाज़ में ही यात्रा पूरी कर लेते हैं, इस हिसाब से शेड्यूल बनाते हैं। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हम सभी जो कार्यकर्तागण हैं उनको इतने परिश्रम से कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले साल नोबेल प्राइज़ का वो नॉमिनेशन भी शायद होना है। अगर हम सभी लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को नॉमिनेट करवा पाएँ नोबेल प्राइज़ के लिए और उनको नोबेल प्राइज़ मिले, तो ये 400 प्लस का नारा जो उन्होंने दिया है हम सब लोग पूरा करके दें। हम सभी लोग वोट जा करके निकल करके बूथ पर वोट दें। ये उनके लिए ये हम सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक तोहफा हो, ऐसी कमल पांडे की इच्छा है। सर, एक बात इस समय देश में और गूंज रही है इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की, जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जी। तो प्रधानमंत्री जी पहले उनका एक बयान था कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो चंदा आता है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, और अब उन्होंने एक बयान दिया है कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले को सबके सामने प्रस्तुत किया। बिल्कुल प्रस्तुत किया है, और ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। पहले तो लीजिए, मैं बताता रहा हूँ, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जब चंदा आता था न जाने कितना पैसा हजम कर लेते थे। अरे कॉमनवेल्थ घोटाला वगैरह न जाने कितना पैसा कहाँ हजम हो गया, आज तक किसी को नहीं मिला, कुछ पता नहीं लग रहा। काला धन स्विट्जरलैंड से लाना था, स्विस बैंक से लाना था, आज तक नहीं आ पाया। मतलब बहुत प्रयास किया गया, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत शिकंजा कसा, इतनी ईडी सीबीआई जब छापे डलवाए तब जा करके थोड़ा वो लौट करके आया। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाया गया था कि जो इस तरीके की एक पारदर्शिता आ सके जी। भाई, अगर पारदर्शिता ना होती तो ये नाम ही ना नोट किए जाते, जो पैसा आता वो आ जाता जी। इसीलिए उन्होंने रखा कि भाई जो दे रहा है चंदा तो उसको नाम सहित अपने यहाँ रखा है, और नहीं दिया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया तो नाम उजागर किए गए। और इसमें वो पार्टियां लगा रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि अगर भाजपा को उन्होंने दिया है तो दिया दूसरी पार्टी को भी है। अपनी पार्टी के बारे में कहने वो बात करते हैं जी। अपनी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? उन्होंने क्यों ले लिया? अगर इतने वो थे तो क्यों ले लिए? क्या उनकी जान नहीं सूख रही थी कहीं सब घोटाला सामने? उनके मन में केवल एक ही मकसद था जी, ये घोटाले का जो जिन्न है सामने आ जाए, मतलब घोटाला साबित हो जाए, इसमें खाली अडानी और अंबानी का नाम आ जाए। इसके अलावा उनका कोई मकसद ही नहीं था, और उनका मकसद हल भी नहीं हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो है कि इसका आप सब्स्टिट्यूट कुछ लेकर के आइए। क्या किसी के पास कोई जवाब है? मुझे बताइए, कोई जवाब हो तो। खैर, इतने बड़े सवाल के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ जवाब देने के लिए। बड़ा कठिन सवाल आपने पूछा है, लेकिन जितनी मेरी योग्यता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सर, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उससे पूर्व भारत का विश्व बैंक का जो कर्ज था 55 लाख करोड़ था, लेकिन अब के ताज़ा सर्वे के अनुसार 205 लाख करोड़ बढ़ गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ गया है,
जब जी। कोई राष्ट्र बढ़ता है, क्या अमेरिका के ऊपर कर्ज नहीं है क्या? जी, कर्ज सब पे होता है। कर्ज सब पर होता है, कर्ज लिया जाता है, अपने एसेट्स भी तो होने चाहिए। आप जो सोना आप कहते हो सोने की चिड़िया भारत था, उसकी तो आप बात करते हो। आज की तारीख में जिस सोने की आप बात करो उससे ज़्यादा सोना अपने भारत के पास है। अपने पास एसेट्स हैं ना। ये खाली विपक्ष का केवल जो आरोप लगाने का केवल तरीका है, जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास एसेट्स हैं, जो हम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हम सारी मिसाइलें बना रहे हैं, सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं, हमने आयात छोड़ा, निर्यात कर। भाई देखिए, अगर हम कोई छोटा व्यापार करते हैं, बैंक से लिमिट लेते हैं या लोन लेते हैं, कुछ करते हैं ना, उसी के साथ काम करते हैं, बढ़ाते हैं ना, तो अपना एसेट्स हमारा सुरक्षित रहता है। जी। ये कोई सवाल नहीं हुआ हमारे ख्याल से। ये सब विपक्ष की केवल उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, केवल कोरी बकवास हैं। और इन मुद्दों से कुछ जनता का ध्यान अब भटकने वाला भी नहीं। जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है और अब वो खाली भारत को विकसित बनते देखना चाहती है। और हम सभी लोगों के सामने भारत विकसित बने। और आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं और आप देखिएगा इन्हीं 5 सालों के अंदर अगर आपसे मेरी मुलाकात दोबारा कभी होती है तो आप देखिएगा भारत काफ़ी बड़ी एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका होगा और भारत देश एक ऐसे रास्ते पर होगा कि विश्व के सारे देश जी। मतलब इसके मतलब हमने भारत देश के जो है बिल्कुल मतलब उनकी सलाह लेने वाले होंगे। बगैर भारत देश के किसी काम नहीं चलने वाला है। देखिए आज जो माहौल विश्व का है, युद्ध के जो माहौल, चाहे यूक्रेन का युद्ध ले लो या ईरान का भी ताज़ा युद्ध ले लो, इजराइल का युद्ध ले लो, जो स्थितियाँ चल रही हैं, अब मान करके चलिए इन सब छोटे छोटे मुद्दों की जगह पर अपने राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को एक सशक्त नेतृत्व की अत्यंत आवश्यकता है। और इस समय नरेंद्र मोदी जी की जो उनकी शख्सियत है, जो उन्होंने राष्ट्र की छवि बनाई है, जी। इसको बहुत मेंटेन रखने की ज़रूरत है। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जहन में रखना चाहिए। जो लोग बरगलाते हैं, जैसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग, आप बात कर लो, दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े वादे करके आए, आज जेल में बैठे हैं। वो चिल्ला चिल्ला करके कहते ईडी सीबीआई लाओ, ये कांग्रेस के लोग जेल में जाएंगे, सोनिया गांधी को जेल में डालो। ये सब आपस में एक साथ मिल गए। अखिलेश यादव गाली देते, एक साथ मिल गए, पता नहीं किस नीयत और नियत के साथ एक दूसरे को गाली देते हैं, फिर खड़े भी हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो आप ऐसे लोगों की बातों पर कहाँ तक विश्वास करोगे? जनता समझ चुकी है और जनता पूरी तरह से उसने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना विजन रखा है 400 प्लस, तो 400 प्लस आज हमारी विदेश नीति देखिए किस स्तर पर है, किस तरीके से हम चाइना से बात करते हैं, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के अंदर जो बात होती है, जो चर्चा होती है, वहाँ की जनता कहती है कि हमारे देश को भी प्रधानमंत्री जो चाहिए वो नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए। तो अगर उनका व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व ना होता, उनकी ईमानदार छवि नहीं होती, तो आज पूरा विश्व मोदी मोदी ना कह रहा होता। आप देखिए, कभी समझिए, देखिए कभी विश्व के कहीं पर भी आप उनके दौरों को देखिए या कहीं जाइए, भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी उनसे मिलने को उत्साहित होते हैं। और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा भी ऐसी शख्सियत से एक बार मेरा मिलन हुआ है। और वो एक मेरा ड्रीम था। और जो मेरे छोटे भाई अरुण राय के द्वारा जिन्होंने मुझे मंडल बनाया, शायद उनके कारण पूरा हो पाया। ऐसे महान विभूति को दर्शन करने को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो क्षण मेरे लिए बड़ा ही गौरवदायी क्षण था। और वो शब्द आज भी जब मेरे जहन में आता है तो सब रुदन सा हो जाता है, मतलब मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। जो उनसे मिलने के साथ, जब मैं उनसे मिला तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ क्या शख्सियत है वो, क्या मेरा पीएम है वो। मैंने राजीव गांधी को भी देखा है, मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को लाइव देखा है, सामने से देखा है, लेकिन जो बात अपने नरेंद्र मोदी जी में है वो बात आज तक मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री में पहले नहीं देखी। सर, इस समय जो चुनाव चल रहा है, जो वोट का दर है सर 2019 की तुलना में कुछ घटा है, तो ये इस वोट का जो दर है घट रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को या अन्य पार्टियों पे क्या असर करेगा? देखिए, ये सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है जी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। लेकिन मुझे लगता है केवल गर्मी, थोड़ा सा मैं सख्त बोलूँगा, थोड़ा सा ये मेरा इस सवाल पर लहजा सख्त है, केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ज़्यादा गर्मी लग रही है जी। केवल यहीं पर चुनाव जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, या वहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं, सरकार चला रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सरकार चला रहे हैं। क्या आतंक, क्या अन्याय, क्या गजब की गुंडागर्दी देखी है। बंगाल की जो संदेश खली घटना जो हुई है, उस तरह की घटनाएं बंगाल में हुआ करती थी। यहाँ माँ बेटियों का निकल पाना मुश्किल था, असंभव था।
आज सबके लोग सुकून, सबके सारे लोग, सारे के सारे लोग सुकून और चैन के साथ में निकल पा रहे हैं और उद्योग धंधे लगा पा रहे हैं, बाहर से लोग आकर के कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद में सभी यही कारण था। मैं जो मेरे जहन में आता है कि आप कभी जाइए, अगर देखिए पीछे से आइए कि जब चंद्रगुप्त जब अपने जो प्रधानमंत्री हुए पहले आचार्य चाणक्य जी, तो उसके बाद हमारा भारत हजारों साल तक गुलाम नहीं हुआ, लेकिन जो सुप्तावस्था अब आई है, हम लोग आराम से बैठ गए हैं, हम लोग सुकून मिल गया है, शायद इसी का नतीजा है कि जो है फिर से उसी तरीके का काम हम लोग जो है कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए सरकार हमारी बनेगी, 400 प्लस आएगी। उदासीनता उनके मतदाताओं में है, उनके जो हमारा नारा है जो 400 प्लस का, इस नारे की उनको मालूम मोदी ही आएगा, इस वजह से लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसमें हो सकता है कुछ परसेंटेज हमारे भी हों। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम जीतें। 400 प्लस हम आएंगे, लेकिन हमारा मार्जिन जो है वो हर जगह से बढ़े। जैसा मैंने कहा कि नोबेल प्राइज़ का जो नॉमिनेशन होना है, उसमें हम सभी लोग एक एक वोट डाल करके अपनी आहुति दें, एक अपने मत का दान करें, और हमारा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को हम एक जो डोनेशन ये इस तरीके का है वोट का, ये कर पाएँ और उनको हम सुदृढ़ बना पाएँ, उनको हम नोबेल प्राइज़ का विजेता बना पाएँ। ये हम सभी लोगों की तरफ से एक उपहार उनके लिए हो। मेरा बार बार यही कहना है कि भारत देश के वासियों, मेरी ये क्लिप चाहे अलग से ला दीजिएगा, मेरी एक एक व्यक्ति से अपील है कि निकल करके आप वोट किसी को डालो, जा करके आपकी जहाँ श्रद्धा वहाँ डालो, लेकिन वोट आप जरूर डालिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे किसी अन्य दल के हों, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कहने में भी कोई हर्ज नहीं कि वोट जरूर डालिए। वोट आप परसेंटेज जो भी हो बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि 80 से 90% होना चाहिए। जो लोग छुट्टियां मना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप छोटी चीज़ें ले लीजिए, लोग 100 रुपये 50 रुपये ज़मीन खरीद लेते हैं, चाहे आप तखरोई देखिए बगल में है, या चिन्हट है, या बहुत सारी जगह हैं। उसके बाद में घर बना लेंगे, फिर दौड़ने लग जाते हैं कि हमको रोड मिल जाए, नाली मिल जाए, सड़क मिल जाए, बिजली मिल जाए, खड़ंजा मिल जाए। इन सब के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं वो। उसके ये अधिकार उनको मालूम है कि ये अधिकार सरकार देगी उनको, लेकिन क्या उनको ये अधिकार नहीं मालूम है कि अपना वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाएं, वोट दें? ये तभी तो हो पाएगा। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से बातें बड़ी बनती हैं। मैं हमेशा अपने हर भाषण में कहता हूं, जहां मुझे कहीं बोलने का अवसर होता है, जब मेरा वार्ड मजबूत होगा तब मेरा प्रदेश मजबूत होगा, मेरा प्रदेश मजबूत होगा तो मेरा देश मजबूत होगा। देखिए, 10वें नंबर पर 11वें नंबर हमारा प्रदेश आता था, आज दूसरे स्थान पर है, क्राइम फ्री, और दूसरे नंबर 2 की अर्थव्यवस्था पर हमारा उत्तर प्रदेश है आज भारत देश में। तो इस तरीके का भारत देश हमें चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पूरे अपने स्थानीय या पूरे देश के लोगों में आप चुनाव के प्रति क्या मुद्दे पे, क्या विकास के बात पे, किन किन विचारों से आप आम जनता को, पूरी भारत की जनता को कहेंगे इस चुनाव में भाग लेने के लिए और वोट के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की हर आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। शायद क्या, निश्चित ही भारत देश की भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा वो पूरा किया, आम जनमानस की जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। उसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने का काम किया है, नीचे से नीचे व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम किया है। और यही मोदी जी की गारंटी है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे। एक एक व्यक्ति का हम इस जीवन का स्तर उठाएंगे। सभी हमारा भारत देश इतनी बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, समस्याएं हैं और रहेंगी, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएंगी, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी है और आर्थिक सुरक्षा की भी गारंटी दी है। और उन्होंने कह दिया जो मेरा कार्यकर्ता कह देगा वही मेरी गारंटी है। तो जैसे चिन्हट का मंडल है, चिन्हट के मंडल के सभी लोगों को मेरी तरफ से गारंटी है कि सभी लोग खुशहाल रहेंगे, सभी का जीवन सुखमय होगा, सभी की आकांक्षाएं पूरी होंगी। जी, मेरे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं सुभाष, एम भारत 24x7।